डाटा फ्लो डायग्राम्स की बेसिकली लेवल्स हैं। जो मैंने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की बात की है, बेसिकली वो डाटा फ्लो डायग्राम 0 लेवल है। इसके बाद डाटा फ्लो डायग्राम लेवल 1 बनती है, फिर लेवल 2 भी बनती है, और इस तरह से जितना हमारे सिस्टम की डेप्थ है तो हम लेवल 3 तक भी जो है वो डाटा फ्लो डायग्राम बना रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डाटा फ्लो डायग्राम से फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बैकएंड का स्ट्रक्चर, जिसको ERDs वगैरह कहते हैं, जो कि नॉर्मली अगर हमारा कोई डेटाबेस है तो ऑब्वियसली अभी जो डेटाबेसेस यूज किए जा रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस यूज किए जाते हैं। तो जो रिलेशनल डेटाबेस है उसका जो है हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो स्ट्रक्चर ERD की शक्ल में होता है। और फिर इसी तरह से फ्रंट एंड के भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं, और वो अलग उसके डिज़ाइन के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं या तरीक़ेकार है वो डिज़ाइन बनाने का। तो ये फाइनल एक्टिविटी होती है, और फिर ये ERD और जो फ्रंट एंड का डिज़ाइन है वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है डेवलपमेंट टीम को। ठीक है, और उसके ऊपर फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में जो है हम स्टार्ट करते हैं यूज़ केसेस से। जब हमें रिक्वायरमेंट मिलती है, उनका डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, तो उससे हम अपने यूज़ केस, जो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या जो भी उस सिस्टम के एक्टर्स हैं, तो उन एक्टर्स का जो भी एक्शन है सिस्टम में वो हम उसके यूज़ केस की शक्ल में आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फिर यूज़ केस के बाद हम अपनी उस सिस्टम की सीक्वेंस और एक्टिविटी डायग्राम्स बनाते हैं, और उस सीक्वेंस और एक्टिविटी डायग्राम्स के बाद हम जो है वो क्लास डायग्राम बनाते हैं। क्लास डायग्राम बेसिकली इक्विवेलेंट है ERD के। जैसे हमने जो है वहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो है ERD बनाई थी, तो यहाँ पे क्लास डायग्राम बनती है, और ये बेसिकली हमारे बैक एंड का स्ट्रक्चर ही होता है, और इसको मैप किया जाता है। अगर आप, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस नहीं आए हैं, तो हम इससे अगेन ERD बनाते हैं और वहाँ वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसको फिर जो है वो मैप कर देते हैं उन एंटिटीज़ को अपनी क्लासेस के ऊपर। वो हमारी ऑब्जेक्ट की क्लासेस बन जाती हैं। और बाकी जो है फ्रंट एंड डिज़ाइन जो है वो अलग है उसी तरह से, कि उसकी लुक एंड फील क्या है, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके टेम्पलेट्स क्या होंगे, किस तरह की होंगी, वो हम उनको फ्रंट एंड के डिज़ाइन में अलग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन है वो हमें जो है उसके जो जो हमारा मेथड है या प्रोसेस है वो डिफरेंट है, और जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन है उसकी अप्रोच डिफरेंट है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो है वो सॉफ्टवेयर्स को एनालाइज किया जाता है या डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम ये जस्ट एक, मैंने क्योंकि प्रीवियसली आप लोगों के साथ डिस्कस मैं नहीं कर पाया था, तो मैंने कहा ये एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको भी एक थोड़ा सा आइडिया हो कि आप क्या अप्रोचेस हैं या किस तरह से हम काम कर रहे हैं आगे जाके। ठीक है, ये हुकर्स जनरल प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद है सॉफ्टवेयर मिथ्स हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, सॉफ्टवेयर मिथ्स हैं कुछ जो कि हम पढ़ते हैं साथ साथ के erroneous belief about software and the process that is used to build it। जो हम मुख्तलिफ प्रोसेस यूज करते हैं उनको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उनके बारे में कुछ मिथ्स हैं। क्या है? इफेक्ट मैनेजर्स, कस्टमर्स एंड अदर नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, यानी जो कि इफेक्ट करते हैं किस पे? मैनेजर्स पे, कस्टमर्स पे, और दूसरे जो नॉन टेक्निकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके ऊपर। आर बिलीव बिकॉज दे ऑफन हैव एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ बट इनवेरेबली लीड टू बैड डिसीजन। ठीक है, देयरफॉर इंसिस्ट ऑन रियलिटी एज यू नेविगेट योर। ठीक है, इसमें भी यही बात की जा रही है कि हम जो है उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो हम अपने मुख्तलिफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं, उनको हम, उनकी बजाय जो है वो इंसिस्ट करें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर, और उनको यूज़ करें।
Software myths example, myth number one, once we write the program and get it to work, our job is done. ठीक है, ये है myths जो नॉर्मली लोग समझते हैं कि एक दफा आपने कोड लिख लिया और वो चल गया तो इसका मतलब है आपने काम कर लिया, जबकि रियलिटी क्या है, द सूनर यू बिगिन राइटिंग कोड द लॉन्गर इट विल टेक यू टू गेट डन। ठीक है, 60% to 80% of all efforts are spent after software is delivered to the customer for the first time। ठीक है, यानी जब आप कोड लिखते हैं तो असल काम उसके बाद शुरू होता है, और 60 to 80% of all efforts are spent after software is delivered to the customer। ठीक है, जब हम कस्टमर को पहली दफा सॉफ्टवेयर देते हैं तो फिर हमारे पास असल में चीजें सामने आती हैं कि या एक्चुअली रिक्वायरमेंट फिर कस्टमर जो है वो और एलोबरेट करना शुरू करता है कि उसको क्या चाहिए, उसको खुद भी समझ में आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये वाली जो सोच है कि बस कोड लिख लिया और काम हो गया, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया आपने, ऐसा नहीं है। मिथ नंबर 2 क्या है, अंटिल आई गेट द प्रोग्राम रनिंग आई हैव नो वे ऑफ एक्सेसिंग इट्स क्वालिटी। यानी जब तक मैं प्रोग्राम चला नहीं लूंगा मुझे उसकी क्वालिटी का पता नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है। Technical review are quality filters that can be used to find certain classes of software defects from the inception of a project। ठीक है, टेक्निकल रिव्यू जो है ये वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जो क्वालिटी के फिल्टर्स हैं वो वहाँ यूज़ करते हुए उसके पता लगा सकते हैं कि चीज़ हमारी सही बन रही है या नहीं बन रही। Myth number 3 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग will make us create voluminous and unnecessary documentation and will invariably slow us down। ये बड़ा हमारे अक्सर ये चीज़ सबके जहनों में आती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो हमें बिला वजह के डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं और ये हमारे काम को स्लो डाउन कर देगी। बट इट इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। बेटर क्वालिटी लीड्स टू अ रिड्यूस वर्क। ठीक है, ये सिर्फ आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट क्रिएशन नहीं है, ये आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ आपको लेके जा रहा है। और बेटर क्वालिटी जो है वो उसमें काम कम हो जाता है फिर अगर आपकी सिस्टम या सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कम हो। रिड्यूस वर्क रिजल्ट इन फास्टर डिलीवरी टाइम, और जब काम कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका डिलीवरी टाइम भी जो है वो फास्टर हो जाएगा। मैनी पीपल रिकग्नाइज द फॉलेसी ऑफ द मिथ्स, रिग्रेटेबल habitual attitudes and methods, foster poor management and technical practices, even when reality dictates a better approach। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को इसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो हमारी ऊपर की जो मिथ्स हैं या जो हमारी सोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ये हमारी काफ़ी हद तक गलत है, और इसको जो है इस अप्रोच को जो है हमें जितना जल्दी हम छोड़ दें उतना बेहतर है। अच्छा जी, कैसे स्टार्ट होगा काम हमारा? एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज प्रिसिपिटेटेड बाय सम बिजनेस नीड। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो जो है उसका पीछे जो रीजन है वो कोई बिजनेस नीड होती है। लास्ट क्लास में आपने डॉक्यूमेंटेशन वाला बताया वो समझ नहीं आया। अच्छा, फिर ये फंक्शन एक चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ये फंक्शन एक चीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो एक पार्ट है आपका, जो सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन है उसकी लेवल्स पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है उससे एसआरएस बनती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, वो फॉरवर्ड की जाती है एनालिसिस टीम को। एनालिसिस टीम अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाती है, जैसे मैंने बताया अगर वो प्रोसीजरल एनालिसिस कर रहे हैं या स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाएंगे, वो जो है डीएफडीज बनाएंगे, वो ईआरडीज बनाएंगे और आपका फ्रंट एंड डिज़ाइन होगा। ये उनकी लेवल की डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया जाएगा डेवलपमेंट टीम को, तो वो कोड लिखेंगे तो उसमें भी वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, और उसकी एक कोड प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा और वो स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, वो डेवलपमेंट टीम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, उस पर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का कोई टूल अप्लाई हुआ होगा, उनकी वर्जनिंग मेंटेन हो रही होगी,
सही है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही बन रहे हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट वो नहीं है कि जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। फिर इसके साथ साथ पैरेलल जो टेस्टिंग टीम है वो अपना काम कर रही होगी, जब उसे एसआरएस मिली है तो उसकी बेस पे वो अपने टेस्ट केस बनाएगी। जब वो टेस्ट केस बना लेगी तो उस टेस्ट केस की बेस पे जो है वो अपना, जब उसके पास टेस्टिंग के लिए आएगा आपका प्रोजेक्ट, तो उस टेस्ट केस की बेस पे वो उसको टेस्ट करेगी, और उस टेस्ट के दौरान जो अगर बग्स हुए हैं तो उनको रिपोर्ट करेगी, वो पीटीआरस बनेगी। ठीक है, अब वो पीटीआरस में जो है वो एक्शन होगा, बग रिजॉल्व हुआ है, क्या एक्शन किया गया, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। ये भी एक डॉक्यूमेंट है, टेस्ट केस, टेस्ट प्लान, ये भी सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट में शामिल होगा उस प्रोजेक्ट के। फिर इसी तरह से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बना रही होगी। उस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में लिखा होगा कि ये रिक्वायरमेंट थी, इसके अगेंस्ट ये काम किया गया, ये कोड लिखा गया, और उसका अगेंस्ट ये टेस्ट इसका केस बना था, उस टेस्ट केस का ये स्टेटस है, ये हो गया या नहीं हो गया, वो अपने एंड से उसको मैनेज कर रहे होंगे, तो ये भी उसका एक डॉक्यूमेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट है एक प्रोजेक्ट के, और वो सब डॉक्यूमेंट उस आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है। आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तो ये सब के सब डॉक्यूमेंट उस प्रोजेक्ट के साथ होंगे। तो कभी भी किसी भी वक्त अगर किसी ने उस प्रोजेक्ट को पे आगे काम करना है या उस प्रोजेक्ट को आगे उसमें कोई चेंजेस करनी है, तो ये डॉक्यूमेंट उसको लिए एक तरह से वो उसको हेल्प आउट करेंगे कि यहाँ इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या है, और आगे इसमें कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे ठीक की जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा। जब रिक्वायरमेंट लिखी होंगी ना, तो उससे आपको इसका इम्पैक्ट, जो डिज़ाइन ब्लूप्रिंट्स वगैरह बने होंगे, तो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करना भी आपको आसान हो जाएगा कि ये मैं काम अगर इस सॉफ्टवेयर में करूँगा तो मुझे कहाँ कहाँ पे और चेंजेस करनी पड़ेंगी, या ये रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट है, ये 10 जगह यूज हुआ हुआ, अब उसमें चेंज करना है रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट में, तो सब जगह जाके नहीं करना, बल्कि एक जगह पे मैं कोड में चेंज करूंगा तो वो सारी जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये सब कुछ कब पता चलेगा, जब आपके सामने कोई इस तरह की चीजें होंगी उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज प्रेसिपिटेटेड बाय सम बिजनेस नीड। कोई भी रीजन होता है बिजनेस का, अगर हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, द नीड टू करेक्ट, अब वो नीड क्या हो सकती है, द नीड टू करेक्ट अ डिफेक्ट इन एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। ये हो सकता है कि किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का कोई मसला है, उसको सही करना है। द नीड टू अडॉप्ट लेगेसी सिस्टम टू चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आप बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा आपको, या लेगेसी सिस्टम अडॉप्ट करना है। The need to extend the functions and feature of an existing application, ये भी हो सकता है कि किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के फंक्शन या फीचर आप बढ़ाने। द नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस और सिस्टम, या फिर सबसे जो आइडियल केस है कि कोई एक नई प्रोडक्ट सर्विस या सिस्टम आप बनाने जा रहे हो। तो बेसिकली ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके ऊपर हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये कुछ केस स्टडीज हैं जो कि एज अ सैंपल हम इसको लेके चल सकते हैं। जैसे देखेंगे हम जब अभी आगे चलेंगे मॉडलिंग और उसकी तरफ, तो हम भी एक सिनेरियो लेके उस पर काम आगे अपना जो है वो उसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो इन्होंने यह दिए, क्या हो सकता है, पर्सनल इंसुलिन पंप। ठीक है, ये एक आप ऑटोमेटेड इंसुलिन पंप एक कोई सिस्टम बना रहे हो। ये क्या है, एन एम्बेडेड सिस्टम इन इंसुलिन पंप यूज्ड बाय डायबिटिक्स टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। ठीक है, ये इसलिए कि डायबिटिक पेशेंट के लिए उसकी जो ग्लूकोज का कंट्रोल है उसको मैनेज करने के लिए आप कोई पर्सनल इंसुलिन पंप बनाओ, ये हो सकता है सिनेरियो। अब मेंटल हेल्थ केस पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई मेंटल हेल्थ केस पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं हम। ये क्या है, सिस्टम यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ पीपल रिसीविंग केयर फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसके अलावा अ वाइल्डरनेस वेदर स्टेशन, अ डाटा कलेक्शन सिस्टम दैट कलेक्ट डाटा अबाउट वेदर कंडीशन इन रिमोट एरियाज। ये भी हम इस तरह का भी सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह के समझो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं या 3 सिनेरियोज हैं। अब सर ये जो सिस्टम, जी बोले सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था पीटीएस से कि आपको बोला था कि क्लास आप रिकॉर्ड करना है ये।
हाँ, रिकॉर्ड नहीं है, हो सकती है, अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। सर ये इस तरह से ना फिर चीजें हमारी मिस हो जाती हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी कोई नेट का इशू आ गया था, ओवरऑल कराची में लाइट का इशू था, दैट्स व्हाई सम टाइम प्रॉब्लम आ जाती, क्लास मिस हो जाती है इस तरह से टॉपिक जो है। हम आ तो जाते हैं मगर बीच में कोई टॉपिक चलते होते हैं या क्या, तो फिर उस वजह से ना अगर आप रिकॉर्ड करें तो बात से फायदा। कह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अपलोड कर देंगे। कौन रिकॉर्ड करें सर? बात से का मैसेज आया है कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अपलोड कर अच्छा, देंगे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एनीवेज अभी मैं असल में थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इसको इस क्लास को अपने जो मेरा फास्ट का अकाउंट है उस पर शिफ्ट कर दूंगा, तो उस पर मेरे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो फिर हम जी वहाँ सर से बिल्कुल। इसको मैनेज कर लिया करेंगे। हाँ, तो प्रीवियस फिलहाल अभी सेमेस्टर। थोड़ा जी इसी सर, तरह करते सब्जेक्ट हैं। है हमारा ये प्रीवियस सेमेस्टर में भी, इसके लिए ना फिर हम थोड़ा कुछ चीज़, अगर आप केस स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं है। आई एम रिक्वेस्टिंग दैट इन द प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी स्टडीड इट। तो अगर आप केस स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो हमने केस स्टडीज वगैरह प्रीवियस सेमेस्टर में ना नहीं पढ़ी थी, तो आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट, इफ वी कैन रिकॉर्ड तो ये बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो 3 सिनेरियो आए हैं सामने ना, अब अगर मुझे इसमें सिस्टम बनाना है तो कैसे बनाओगे, इंसुलिन पंप कैसे बनाओगे, कोई एनी आइडिया, एनीवन? जी बताएं। सर तो मेडिकल का बंदे बता सकते हैं ना। भाई सॉफ्टवेयर थोड़ी बनाएगा, वो सॉफ्टवेयर आपने बनाना है। ये मैंने एक क्लास में बात कही थी सर वो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स तो बैड लक है बताएंगे कि ना। हमें अब आप अज्यूम करो ना, अब अपना विजन भी तो लाओ थोड़ा सा, इसमें क्या होगी रिक्वायरमेंट। सर वो एक 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 होता है ना कि हमें फील्ड का कुछ पता हो तो हम खुद भी कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर होगा क्या, तो हम कैसे अपना खुद कर सकें कुछ। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। थोड़ा सा हमें यहाँ, इसीलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें अपनी नॉलेज को इस तरह से बनाना पड़ता है कि हम उस डोमेन को, क्योंकि देखो डोमेन नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो डोमेन को समझें। अब इन्होंने लिखा है एन एम्बेडेड सिस्टम इन एन इंसुलिन पंप यूज बाय डायबिटिक मेंटेन ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। ठीक है, अब ये कैसे होगा कि एक पंप हो है ये डायबिटिक पेशेंट को उसकी जो शुगर रीडिंग है उसके मुताबिक जो है वो इंसुलिन करेगा, इंजेक्ट करेगा। ठीक है, अब जरा देखो क्या होता है। जो डायबिटिक पेशेंट है, पहला स्टेप क्या है कि वो ब्लड लेते हैं और उससे अपनी ग्लूकोज रीडिंग चेक करते हैं। ग्लूकोज रीडिंग जो आई है, अब उस ग्लूकोज रीडिंग की बिहाफ पे अब वो समझे 3 या 4 या 5 दफा दिन में देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोई एक ऐसा सिस्टम हो कि मैं ये रिकॉर्ड सेव कर रहा हूँ, जो मैं ग्लूकोज रीडिंग ले रहा हूँ अपने डिफरेंट टाइम्स में, वो वहाँ सेव हो रही है। ठीक है, अब मेरे पास कहीं ऐसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो मेरी उस इंसुलिन की डोजेज को कहीं मैनेज कर रहा हो, डिफाइन कर रहा हो कि अच्छा रीडिंग इस रेंज से इस रेंज तक होगी तो इतनी इंसुलिन लगनी है। ठीक है, उसकी 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 जो डोज है वो इतनी होनी चाहिए। तो जब वो मैंने कहीं बताया होगा तो अब मेरी जो रीडिंग आई है, मेरा सिस्टम जाके उस स्ट्रक्चर से मैच करेगा कि अच्छा उसमें कितनी, इस रीडिंग पे कितनी डोज होनी चाहिए, तो वो डोज वहां से उसे मिलेगी। उस लिहाज से उस वो हार्डवेयर को जो है वो उस पर वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देगा कि इतने में एमएम या इतने एमएल करके, और जब वो पेशेंट है वो उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर लेगा, उसको अपनी जो भी उसकी बॉडी की नीड है उस वक्त उसके मुताबिक। तो ये ऑटोमेट होने से देखो कितना फायदा हो रहा है कि नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट है उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो इंसुलिन को लेते हैं रीडिंग और खुद अपने ध्यान में रख लेते हैं या ज़्यादा कागज पे लिख लेते हैं कहीं। उसके बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि मेरी इस रेंज में रहेगी इंसुलिन, जो मेरी ग्लूकोज है या उसकी रीडिंग इस रेंज में रहेगी तो कितनी शुगर रखनी चाहिए। वो तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और उस दिन की शुगर टेस्ट करके लेके जाते हैं और कहते हैं यार मेरी शुगर इतनी आ रही है, तो डॉक्टर कहता है अच्छा आप इतनी ले लिया करें इंसुलिन, इतने में उसके यूनिट लगा लिया करें। तो वो एक क्या होता है, अजम्पशन की बेस पे वो डिसीजन हो रहा होता है कि उन्होंने उस वक्त डॉक्टर को जाके बताया कि मेरी, अब वो बहुत कम पेशेंट है ऐसे जो कि अपना रेगुलर चार्ट मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली बाहर तो करते हैं लोग, पाकिस्तान में ये है मसला हमारा कि हमारा कल्चर नहीं है या हमें ऐसी आदत नहीं है कि हम ये चीज़ें नहीं कर पाते।
तो हम तो क्या होता है कि ज़्यादा डॉक्टर ने आने से पहले हमें एक प्रिस्क्रिप्शन दी होती है कि भाई ये टेस्ट करा के आ जाना। अब जब हम वो टेस्ट करा के जाते हैं तो उस वक्त की जो रीडिंग होती है तो डॉक्टर उससे अंदाज़ा लगाता है कि अच्छा इनका ये स्टेटस चल रहा है, तो उसकी बेस पे वो कहता है कि बस आप इतनी ले लिया करें। अब वो घर जाके भी वो स्टेटस कितना चेंज हो रहा है, वो जब तक दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे वो वही इंसुलिन लगाए जा रहे। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी हेल्थ को एक तरह से बड़ा डैमेज हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो जो उस वक्त रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही तो वो जो डिजीज़ है वो उस बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये ऑटोमेटेड इंसुलिन पंप क्या है, ये तो आपकी हर वक्त की आपके पास एक रीडिंग है, वो मेंटेन अपने पास कर रहा है, रिकॉर्ड डाटा में सेव है। और जब वो डाटा चाहे उसके अंदर ही हो, किसी फाइल सिस्टम में डाल दें आप उसकी फाइल बना के, फिर वो उसको रीड करके उसके मुताबिक वो डोज खुद ही से जो है वो, क्योंकि डोज का भी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इतने से इतने पे इतनी देनी चाहिए यूनिट, तो वही। तो ये आप जरा सोचें कि ये कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है उस पेशेंट के लिए, कि जिसको अगर जिस टाइम पे जितनी नीड है उतनी सर आपकी वॉइस कट रही है। सर आपकी वॉइस कट रही है। सर पियानो बजा रहा है। ठीक है, सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए इंसुलिन के लिए जब इसको से रिक्वायर्ड हो। द सिस्टम शैल परफॉर्म रिलायबली एंड डिलीवर द करेक्ट अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू काउंटरैक्ट द करंट लेवल ऑफ ब्लड शुगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो करेक्ट लेवल अमाउंट ऑफ इंसुलिन है वो ही आना चाहिए ब्लड शुगर के लिहाज से। The system must therefore be designed and implemented to ensure that the system always meets these requirements. अब हमें ये सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन करना है और बनाना है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमेशा और इसको बना दे और किसी हार्डवेयर से वो हार्डवेयर बनवा ले, तो क्या वो रिलायबल होगा विदाउट इसमें? जी यहाँ तक सबको? सर वॉइस बहुत ज़्यादा कट हो रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है? अपडेट करना होता है और जो डॉक्टर है उसको उस पेशेंट की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब वो जितना अब तक पास्ट में वो बता चुका है, तो अगर वो उस वक्त सेशन करके उठ के चला जाएगा और एक डॉक्टर दिन में 10 पेशेंट को मिल रहा है और वो 10 पेशेंट या मोस्टली ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो डेली बेसिस पे 10 पेशेंट आ रहे हैं और पहला पेशेंट जो गया है वो दोबारा अगले महीने विजिट करेगा,
तो जो डेली बेसिस पे 10 पेशेंट आ रहे हैं तो इट मीन्स के उस दिन तक 400-500 पेशेंट आ चुके हैं जब वो दोबारा आएगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो डॉक्टर जब वो पहली दफ़ा आया है तो उसने अपनी जो प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज बताए थे, अब वो डॉक्टर के पास वो इंफॉर्मेशन उस लेवल पे होगी और वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा उसी तरह से। ठीक है, तो ये एक बड़ा वो है कि अगर हम इसको सिस्टम बना दें तो फिर आसान होगा कि डॉक्टर अगर उस वक्त उसके वो पॉइंट्स या मेजर चीज़ें रिकॉर्ड कर ले या उसमें एंटर कर दे, तो जब दोबारा वो पेशेंट आए तो उसकी वो हिस्ट्री सामने होगी उसके, तो फिर वो उसको बेहतर ट्रीट कर सकता है। ये बात है, टू मेक इट ईजियर फॉर पेशेंट टू अटेंड दीज क्लिनिक्स आर नॉट जस्ट रन इन हॉस्पिटल्स, दे मे आल्सो बी हेल्ड इन लोकल मेडिकल प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी सेंटर्स। ठीक है, इस तरह भी हो रहे होते हैं ये कम्युनिटी सेंटर्स में और लोकल उसमें। अच्छा जी, इसका हम एब्रीविएशन कह देते हैं मेंटल हॉस्पिटल या मेंटल हेल्थ केयर को एमएचसी, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम को पीएमएस, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एमएचसी पीएमएस। द एमएचसी पीएमएस इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज इंटेंट फॉर यूज इन क्लिनिक्स। ये ऐसा सिस्टम है जो क्लिनिक में यूज होगा। इट मीन्स यूज ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन बट हैज आल्सो बीन डिजाइन्ड टू रन ऑन अ पीसी so that it may be accessed and used from sites that do not have secure network connectivity। ठीक है, इसकी सेंट्रल डेटाबेस होगी और इसको ऐसे भी रखना है कि वो पीसी पे भी चल जाए, ताकि ऐसी साइट जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे भी वो एक्सेस हो रहा हो। When local system had secure network access, they use patient information in the database, but they can download and use local copies of patient record when they are disconnected। ठीक है, अगर वो कनेक्टेड है तो वो उस डेटाबेस से ही ले लें इंफॉर्मेशन सेंट्रल से, मगर अगर डिस्कनेक्टेड है तो वो उसके पीसी पे भी डाउनलोड हुई हुई हो ताकि वो वहीं से अपनी लोकल कॉपी से वो सारी चीज़ें देख सकें। अब ये ज़रा समझ में आ रहा है, ये इन्वायरमेंट का एक फैक्टर है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बन गई इसकी। इस सिस्टम आपका नेटवर्क पे कनेक्ट होगा और डिस्कनेक्ट भी होगा। तो जब कनेक्ट होगा जब तक तो वो डेटाबेस से ले रहा है, जब डिस्कनेक्ट है तो लोकल कॉपी से वो जो है वो सिस्टम इंफॉर्मेशन ले रहा होगा। तो आपने अब इस तरह से इसको डिज़ाइन करना है कि ये आपकी जो डाटा है वो सिंक होता रहे, कि जब तक वो कनेक्टेड है तो वो जो डाटा उसमें वहाँ पड़ा है वो उसकी लोकल कॉपी पे भी जो है वो सिंक हो जाए उससे, या ऐसे जॉब्स चल रही हो या ऐसी प्रोसीजर चल रहे हो उसकी पीसी पे जो वहाँ से डाटा उठा के लाके इसके लोकल डाटाबेस को भी अपडेट कर दें। ठीक है, तो ये एक आपका जो है वो कस्टमर तो नहीं बोलेगा, मगर ये एक रिक्वायरमेंट इस इन्वायरमेंट की वजह से जो कि आपने अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करनी है। इसके गोल क्या है, टू जनरेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन दैट अलाउज हेल्थ सर्विस मैनेजर्स टू एक्सेस परफॉर्मेंस अगेंस्ट लोकल एंड गवर्नमेंट टारगेट्स। कितने लोगों को जो है मेंटली गवर्नमेंट ने सीधा करना है तो उनके टारगेट्स भी इससे कोई डैशबोर्ड हो या कोई इस तरह की जो है वो रिपोर्टिंग हो रही हो कि उनको एक ऊपर से नज़र आ जाए ओवरव्यू के वो जो लोकल क्लिनिक्स हैं उस पर कितने पेशेंट आ रहे हैं, उनका क्या मेंटल हेल्थ है। और अगर आप एआई लगा दें तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा कि वो कितने एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसमें से कितने लोग जो हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, कितने लोग जो है वो आपके जो हैं वो कामचोर हैं, बिला वजह के बहाने करते हैं, वो हर चीज़ सामने आ जाएगी। तो ये मज़ेदार सिस्टम है। To provide medical staff with timely information to support the treatment of patient। इससे क्या होगा, वो मेडिकल स्टाफ को एक टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो उसका राइट ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ठीक है, इसका अब देखें इसका क्या वो होगा, स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। एमएचसी पीएमएस लोकल, ये लोकल में सारी नोड्स हैं ऊपर जो 3 नजर आ रही हैं वो कनेक्ट हैं उसके सर्वर से। ठीक है, और वो सर्वर कनेक्टेड डेटाबेस से, तो आपका जो लोकल में डाटा जनरेट हो रहा है वो सर्वर पे आ रहा है। देखें 2 वे एरो बने हैं और सर्वर में जो डाटा जनरेट हो रहा है वो लोकल पे भी जा रहा है। ठीक है, अब आप ये इसको कर सकते हैं, इसकी डिपेंड करता है कि जो पहली साइट है वो अपने ही पेशेंट का डाटा उठा के सिंक करे, ना कि पूरे शहर का डाटा सिंक कर रही हो। या इट्स अप टू यू कि ये आपकी लॉजिक किस तरह से आप बना रहे हो सकता है कि आप ये अपनी पेशेंट को वो दे दें आज़ादी कि भाई किसी भी साइट पे जाके दिखा दो अगले दिन,
तो फिर आपको सारा करना पड़ेगा, हर साइड पे पूरे सर्वर का डाटा सिंक होगा। और अगर आपका बिजनेस जो है वो रूल ये है कि एक साइड का पेशेंट वहीं आके दोबारा दिखाएगा, तो फिर आपको पूरे शहर का डाटा सिंक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी साइड का डाटा इस पे लोकल साइट पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है? इंडिविजुअल केयर मैनेजमेंट है, clinicians can create records for patient, added the information in the system, view patient history, यानी उसका रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे पेशेंट का, उसका एडिट करेंगे, उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। The system support data summary so that doctor can quickly learn about the key problems. समरी जनरेट करेगा सिस्टम जिससे उसका मसला समझ में आना चाहिए। एंड ट्रीटमेंट दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, और वो ट्रीटमेंट भी जो उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। पेशेंट मॉनिटरिंग भी हो रही है इससे। द सिस्टम monitors the records of patient that are involved in treatments and issues, warning if possible problem are detected। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये उसकी मॉनिटरिंग में आपको पता चल जाएगा कि, और अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंट कर लें कि ये क्या जो है इस पे इशू आ सकता है आने वाले दिनों में, तो आप उसको पहले से प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Administrative reporting है, the system generates monthly management report showing the number of patient treated at each clinic, कितने patient आए वहाँ पे, the number of patient who have entered and left the care system, ऐसा भी है कोई आया तो पहली दफ़ा फिर दोबारा नहीं आया बहुत अरसे तक, वो भी हाईलाइट हो जाएंगे। नंबर ऑफ पेशेंट, सेक्शन, क्या उनके मुख्तलिफ सेक्शन हैं, अगर तो क्या क्या सेक्शंस हैं पेशेंट के, द ड्रग्स प्रिस्क्राइब एंड देयर कॉस्ट, जो दवा दी गई उसकी कौन सी दवा दी जा रही है, क्या कॉस्ट है, और उसकी परचेजिंग वगैरह मेंटेन हो सकती है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं हो पाता, ये जिस तरह के पेशेंट सिस्टम्स हैं ये बड़े, अभी ये जैसे कोविड सिनेरियो चल रहा है, और जो है इससे पहले हम एक और उससे गुजर चुके हैं, वो है डेंगू का, और उस पर हमने काम किया था, और इसकी डेंगू की जो स्प्रेड है उसके ऊपर हमने एक सिस्टम बनाया था जिससे हमें ये विजुअलाइजेशन की थी कि किन एरियाज में डेंगू जो है वो है और उसकी फैलाव किस तरफ है। क्योंकि जैसे ये है ना कि आपको पता चलता है ये मच्छर के काटने से होता है, तो उससे वो मॉस्किटो की एग्जिस्टेंस और उसकी मूवमेंट पता चलती है कि अच्छा इस एरिया में था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ जा रहा है। तो उन एरियाज में टारगेटेड स्प्रे किए जाते हैं ताकि उसको वहीं पे ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ये डेंगू पंजाब में वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था जो हमने बना के दिया था, ये बड़ा बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप विजुलाइज कर लोगे कि कैसे डाटा जनरेट हो रहा है या उसके स्प्रेड किस तरह से किसी भी वबा का, तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आजकल ये कोविड का सिनेरियो है, अब तो खैर बहुत डाटा जनरेट हो रहा है कि वो आपको पता चल रहा है किस किस इलाके में पेशेंट हैं। अब पेशेंट हैं, अब इसमें इस वबा में क्या इशू है कि उस पेशेंट के कॉन्टैक्ट को भी ट्रैक करना है, यानी वो बंदा जिसको अभी कोविड हुआ है वो किन किन लोगों से मिला है, तो वो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हम किसी तरह से ले लें तो हमें वो कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग हो जाएगी कि वो वहाँ तक के लोग रिस्क पे आ गए हैं, या ये वहाँ मिला था तो वहाँ से ये वायरस लेके आया तो उस जगह पे वायरस एग्जिस्ट करता है। तो खाली जो ह्यूमन एफर्ट और वैक्सीन के अलावा इन चीज़ों को ख़त्म करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके सॉफ्टवेयर का है। अगर हम इस तरह के ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें तो ये बहुत हेल्पफुल है इस तरह की वबा को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें अचानक हम फंस जाते हैं और ये हमारे मुल्क में फैल रही होती है। मगर बात वहीं आ जाती है कि हमें डाटा रिक्वायर्ड है, इसी तरह से हमें डाटा की कलेक्शन अगर हमारे पास होगी, जैसे डेंगू है, डेंगू के पेशेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं, वो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट कहीं अक्सर अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हो गए हैं जहाँ सिस्टम बन गए और वो एटलीस्ट डाटा अपना इंटर करते हैं पेशेंट का, तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, किस किस जगह पे। तो उसको आप मैप के ऊपर उसके हॉट स्पॉट बना सकते हो और उन हॉट स्पॉट्स को आप व्यू करा सकते हो जो आपकी गवर्नमेंट लेवल पे मैनेजमेंट है, ताकि वो डिसीजन ले कि अच्छा इस एरिया में डेंगू का फैलाव इतना है और वो इस एरिया से इस तरफ जा रहा है, तो हमें किस तरह से वहाँ पे अगर स्प्रे करना है या मच्छरों को मारने के और एक्शन लेने, तो उनके लिए क्या वो तरीक़ेकार हो सकता है।
तो ये डिसीजन आपका सॉफ्टवेयर जो है ये हेल्प आउट करेगा कि वो काम किस तरह से किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सिटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। अगर ये चीज़ें बनाई जाएंगी या इस तरह से वो चीज़ें होंगी उनके पास, तो वो अपनी इन मसाइल पे अच्छी तरह से काबू पा सकते हैं। अच्छा, इसके कंसर्न क्या है? प्राइवेसी होनी चाहिए। इट इज एसेंशियल दैट पेशेंट इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल। जाहिर सी बात है, नफ्सियाती मरीज हैं तो उनका डाटा तो कॉन्फिडेंशियल होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करेंगे डॉक्टर से आके। एंड इज नेवर डिस्क्लोज टू एनीवन अपार्ट फ्रॉम ऑथराइज्ड मेडिकल स्टाफ एंड द पेशेंट देमसेल्फ। ठीक है, तो ये डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए किसी को, किसी भी ऑथराइज्ड मेडिकल स्टाफ को भी और ना पेशेंट। तो अब जरा देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन लगानी पड़ेगी कोई डाटा में, कि जो डाटा सेव हो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो। तो ये भी हमें इससे रिक्वायरमेंट पता चल गई कि अब हम जो डाटा जनरेट करेंगे वो इंक्रिप्टेड होगा, ताकि किसी के लिए भी रीडेबल ना हो। सिर्फ जब वो कोई यूजर जिसको एक्सेस या डॉक्टर जिसको भी कोई हम की दे दें, वो की से वो एक्सेस करे तो उसके वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नजर आए, अदरवाइज किसी को नजर ना आए। फिर क्या है, सेफ्टी। सम मेंटल इलनेस कॉज पेशेंट्स टू बिकम सुसाइडल और अ डेंजर टू अदर पीपल। ये भी है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं या दूसरे लोगों के लिए मसला होता है। Wherever possible, the system should warn medical staff about potentially suicidal or dangerous patient। तो वो आप देखो, ये है कि जो सिम्टम आ रहे हैं उन सिस्टम का ऐसा नॉलेज बेस होना चाहिए कि वो आपको फिर वार्न करे कि यार ये सिस्टम इसमें आना शुरू हो गए हैं, तो ये सुसाइडल हो सकता है या किसी और मसले में ये डेंजरस हो सकता है सोसाइटी के लिए या किसी के लिए भी। तो उस पेशेंट के लिए कोई एक अलग अलार्मिंग वो हो जाए कि ये इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। द सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड, अदरवाइज सेफ्टी मे बी compromised and it may be impossible to prescribe the correct medication to patient। ठीक है, सिस्टम की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वरना उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या उसको प्रिस्क्राइब करना है। जी, क्लियर हो गए यहाँ तक? कोई क्वेश्चन किसी का इस सिनेरियो में? आवाज आ रही है आप लोगों को? अटेंडेंस कोई क्वेश्चन नहीं, अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, वो मैं ले लूंगा। जो मेरे पास यहाँ नजर आ रहे होंगे ना लिस्ट में, मैं स्क्रीनशॉट के जरिए उन्हीं की अटेंडेंस लगाऊंगा। ये ध्यान में रखिएगा, किसी का रूल नंबर और वो मैसेज से मैं नहीं देख रहा। मेरे पास ये जो लिस्ट आ रही है, मैं इसी को ही स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसी को जो है मैं वो करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब अगला जो है वाइल्डरनेस वेदर स्टेशन। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विद लार्ज एरियाज ऑफ वाइल्डरनेस डिसाइड्स टू डिप्लॉय सेवरल हंड्रेड वेदर स्टेशन इन रिमोट एरियाज। ठीक है, होता है ऐसा, हर मुल्क में मुख्तलिफ वेदर स्टेशन होते हैं, मुख्तलिफ जगह के वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। वेदर स्टेशन कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर एंड प्रेशर, सनशाइन, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। ये सारी चीजें मेजर हो रही होती हैं। द वेदर स्टेशन इंक्लूड अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स that measure weather parameters such as the wind speed and the direction, the ground and the air temperature, the barometric pressure and the rainfall over 24-hour period. Each of these instruments is controlled by a software system that takes parameters reading periodically and manage the data collected from the instrument। यानी ये जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना है, जो कि इनसे डाटा लेगा और उस डाटा को अपने पास मेंटेन करेगा। तो इसकी देखो क्या होगा, वेदर स्टेशन की एक क्लास होगी, डाटा मैनेजमेंट की एक क्लास होगी जो डाटा कलेक्ट कर रही है और आर्काइव कर रही है, और स्टेशन मेंटेनेंस की एक क्लास है। ये हमने एक इसका स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इनिशियल रिक्वायरमेंट की बेस पे। अब ये जो वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये क्या है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेदर डाटा, carrying out some initial data processing and transmitting it to the data management system। initial data कलेक्ट करेगा और उसमें अगर कोई प्रोसेसिंग है थोड़ी, वो करके ये डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में भेज देगा। द डाटा मैनेजमेंट आर्काइविंग सिस्टम क्या करेगा? दिस सिस्टम कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टेशन, वेदर स्टेशन, कैरीज आउट डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस एंड आर्काइव द डाटा।
ठीक है, ये तमाम स्टेशन से डाटा लेगा और उसकी प्रोसेसिंग करेगा, एनालिसिस करेगा और आर्काइव में डाल देगा। तीसरा है स्टेशन मेंटेनेंस सिस्टम। वो क्या है? दिस सिस्टम कैन कम्युनिकेट बाय सैटेलाइट with all wilderness weather station to monitor the health of these systems and provide reports of problem। ये अलग है, ये क्या कर रहा है, आपके उस वेदर स्टेशन की जो चीज़ें लगी हैं उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर रहा है सैटेलाइट के थ्रू, और ये आपको जो है वो उसका मेंटेनेंस या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में बताएगा कि यहाँ पे इस स्टेशन में इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। तो ये 3 अलग अलग सिस्टम है, समझिए, ये इसी वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 सब सिस्टम है। उसके अलावा एडिशनल सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी क्या है? मॉनिटर द इंस्ट्रूमेंट्स पावर एंड कम्युनिकेशन हार्डवेयर एंड रिपोर्ट फॉल्स टू मैनेजमेंट सिस्टम। ये मॉनिटर करना है हमने इंस्ट्रूमेंट्स को, उसकी पावर को, और जो अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह जो है। मैनेज द सिस्टम पावर इंश्योरिंग दैट बैटरीज आर चार्ज व्हेनेवर द एनवायरमेंटल कंडीशन परमिट, बट आल्सो दैट जनरेटर्स आर शट डाउन इन पोटेंशियली डैमेजिंग वेदर कंडीशन सच एज हाई विंड वगैरह। यानी आप अपने सिस्टम की पावर्स वगैरह को इंश्योर करें कि अगर चली जा रही है तो बैटरी पे आ जाए, नहीं है तो जनरेटर सिस्टम वगैरह हो इस तरह से जो कि ऑन हो जाए, तो ये इसके थ्रू करना है। सपोर्ट डायनामिक रिकॉन्फ़िगरेशन वेयर पार्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर रिप्लेस्ड विद न्यू वर्जन एंड वेयर बैकअप इंस्ट्रूमेंट्स आर स्विच्ड इनटू द सिस्टम इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर। आपने इस तरह भी माना सिस्टम का आर्किटेक्चर रखना है कि अगर कोई सिस्टम मेंटेनेंस हो रही है या कोई पोर्शन उसका फेल हो रहा है तो उसका दूसरा जो बैकअप वाला पोर्शन है वो उसको अवेलेबल हो जाए और सिस्टम की अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी हर वक्त रहे। ठीक है जी, तो ये हमारे तीन सिनेरियो थे वो हमने डिस्कस किए, और उसके लिहाज से थोड़ा हमने उसकी रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम्स को समझा है कि क्या चीज़ें हैं जो की जाएंगी और हम उसको किस तरह से सिस्टम को समझेंगे या डिज़ाइन करते वक्त हम किन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन की भी जब बात हुई तो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पे क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो कि बनाए जाएंगे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसी में अब मेरे पास एक और लेक्चर है जो कि इसी बुक की हमारे पास उसका ऑथर है, उसकी इंस्ट्रक्शन है, उसका जो अपना लेक्चर है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ जो है वो वही चीज़ें हैं, कुछ इसमें नई बातें हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको जो है इसका आइडिया या इसका एक वो ओवरव्यू होना चाहिए कि हमें और क्या चीज़ें किस तरह से इसमें देखनी है। ये तस्वीर समझ में आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है इससे? चले आप अपनी परसेप्शन बताएं, कोई भी जिसको के सामने खड़ा है जी के सामने भी खड़ा है। बस थोड़ा इसमें अपना व्यू दें कि आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सर एक तरफ खड़े होके दूसरी तरफ देख रहा है, दरमियान में वो पानी है। ओके, अच्छा जी, कॉर्नर पे खड़ा हुआ है वो। हाँ, तो इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जर्व कर रहा है सर। एक बंदा दूर से देख रहा है चीज को, दूर से देख रहा है, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ खूबसूरती देख रहा है, खूबसूरती देख रहा है। दूर से देख रहा है। अच्छा, ठीक है पहाड़ियों के नीचे है जी। खैर, मेरे लिहाज से ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक कोने पे खड़ा है और उसके सामने इतना बड़ा काम है जो पहाड़ की शक्ल में नजर आ रहा है, जिसको इसने करना है अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अच्छा जी, इस क्लास की हमें जो रिक्वायरमेंट है, यू आर प्रोफिशिएंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट यू हैव नो लिमिटेड एक्सपीरियंस इन एनालिसिस और डिजाइन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है,
you want to learn more about the technical aspects of analysis and design of complex software system. ठीक है, इसमें हम जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं एनालिसिस एंड डिजाइन के वो हम इसमें लर्न करेंगे सिस्टम इस कोर्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, सबसे पहली बात है अप्रिशिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं पहले लेक्चर से अप्रिशिएट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसको ये जरूरी है, इस पर तवज्जो दो। बिल्ड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज। ठीक है, हमें बड़े सिस्टम बनाने हैं और ऐसे कि जिसमें चेंजेस आ रही हो मुसलसल, तो वो कवर कर लें चाहिए। अंडरस्टैंड हाउ टू, ये समझो, हाउ टू को समझना है कैसे। प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम विद इन टाइम व्हाइल डीलिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी एंड चेंजेस। ठीक है, कि हमने हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम विद इन टाइम करना है और हमारे सामने कॉम्प्लेक्सिटी भी है और चेंजेस भी हैं। एक्वायर टेक्निकल नॉलेज, ये मेन एम्फेसिस है। एक्वायर मैनेजरल नॉलेज, ये भी इसका पार्ट है कि आपको वो मैनेजरल नॉलेज भी एक्वायर करोगे। एक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज क्या है? अंडरस्टैंड सिस्टम मॉडलिंग, आपको सिस्टम मॉडलिंग समझेंगे इसमें। लर्न यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को हम लर्न करेंगे इसमें। लर्न डिफरेंट मॉडलिंग मेथड्स, मुख्तलिफ मॉडलिंग मेथड्स हैं उनको लर्न करेंगे, जैसे यूज केस मॉडलिंग है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है, डायनामिक मॉडलिंग है और इशू मॉडलिंग है। लर्न हाउ टू यूज टूल्स, डिफरेंट जो टूल्स हैं इन मॉडलिंग के लिए जो ऊपर हमने जिक्र किया है उसको हम लर्न करेंगे कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। केस टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज होती है। केस का मतलब है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके टूल में विजुअल पैराडाइम्स वगैरह हैं, और भी हो सकता है, विजुअल स्टूडियो हो सकता है, ईआर स्टूडियो हो सकता है, रैशनल रोज हो सकता है। ये सारे वो टूल्स हैं जो कि हमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसमें लर्न करेंगे, जो कि लर्न हाउ टू यूज डिजाइन पैटर्न्स एंड फ्रेमवर्क्स वगैरह। ये एक वो डायग्राम है जो यूज केस मॉडलिंग के अंदर यूज होती है, और ये आपका एक गुड सेलिंग सिस्टम है उसका समझो एक मॉडल है जो कि हमने या यूज केस के जरिए रिप्रेजेंट किया है। इसमें जो लेफ्ट पे नजर आ रहे हैं आपको बंदे, ये एक्टर कहलाते हैं, और इस सिस्टम के एक्टर हैं, कस्टमर एक्टर है, सेलर एक्टर है, सेलर ऑफ कंप्यूटर एक्टर है, कस्टमर ऑफ कंप्यूटर एक्टर है। ठीक है, अब कस्टमर जो है मेक ऑर्डर, वो भी ऑर्डर दे रहा है, सेलर जो है वो भी मेक ऑर्डर दे रहा है। अब क्या है, ऑर्डर किस तरह के हैं? देखो, इस ऑर्डर से एक एक्सटेंड हो रहा है यूज केस, वो है ऑर्डर गुड्स कैटलॉग। वो सिर्फ जो प्रोडक्ट्स है उनकी कैटलॉग ऑर्डर कर रहा है, ये इसका एक्सटेंडेड यूज केस है। इसी तरह से जो है वो मेक ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर है, फिर मेक ऑर्डर इंक्लूड कर रहा है यूज केस को ऑर्डर गुड्स फ्रॉम इन्वेंट्री। ये एक और इंक्लूड कर रहा है एग्री विद पेमेंट टर्म्स। फिर एक और यूज केस इंक्लूड हो रहा है प्रोवाइड कस्टमर विद इंफॉर्मेशन। तो ये वो डिफरेंट यूज केसेस हैं जो कि मेक ऑर्डर का जो आपका सिस्टम होगा या सेलिंग ऑर्डर गुड्स का जो सिस्टम होगा उसमें ये इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सब कुछ कैसे किया जाता है, ये कैसे बनते हैं, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें कैसे आती हैं। यूज केस का आपने देख लिया कि एक्टर होता है, अब एक्टर के आगे ये ओवल शेप का आप एक यूज केस जो है ना वो बनाते हो, और किसी भी यूज केस से नया यूज केस एक्सटेंड हो सकता है और किसी भी यूज केस के अंदर और कोई दूसरा यूज केस इंक्लूड हो सकता है। तो एक यूज केस के अंदर एक से ज़्यादा यूज केस हो सकते हैं, तो वो यहाँ आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। फिर इसके बाद उसकी ये क्लास डायग्राम है। क्लास डायग्राम में एक ऑर्डर की क्लास है जिसमें डाटा है, नीचे उसके फंक्शन है। क्लाइंट की क्लास है, क्लाइंट से कॉर्पोरेट क्लाइंट है और इंडिविजुअल क्लाइंट है, दो तरह के क्लाइंट है वो है, और कॉर्पोरेट क्लाइंट से एम्प्लॉय की जो है वो एक क्लास आ रही है। तो ये छोटा सा पोर्शन है, ये बड़ा जब एक हम बनाते हैं कोई सिस्टम तो एक बड़ी बड़ी डायग्राम्स जो है वो बनती हैं, और उसमें ये हम अपनी सारे जो भी सिनेरियोज हैं या जो भी चीज़ें होनी है जिस तरह से उनको हम इसमें उनका बैक एंड डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ये आपको जो है उसकी यूएमएल डायग्राम है एक और, जिसको हम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं, वो आपको बताएगी कि ये सिस्टम का फ्लो कैसे होगा। ऑर्डर इनपुट विंडो खुलेगी सबसे पहले, फिर ऑर्डर होगा, ऑर्डर आ जाएगा,
ठीक है, ऑर्डर की एंट्री होगी, ऑर्डर की एंट्री में फिर वैलिडेशन है एक आध, फिर ऑर्डर एंट्री फाइनलाइज हो जाएगी, इसी में से रीऑर्डर का ऑप्शन भी होगा, और ये ऑर्डर जो है वो सेव हो जाएगा, और इसी से आप डिलीवरी को जो है इस ऑर्डर को इंटीग्रेट करोगे डिलीवरी से। जब आपने डिलीवरी चालान बनाना है तो वहाँ से वो ऑर्डर पिक किया जा रहा होगा और उसके अगेंस्ट डिलीवरी चालान बन रहे होंगे। तो ये एक सीक्वेंस डायग्राम है जो कि हमारी जो ऑर्डर की हमारी एक कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस है उसको, उसके फ्लो को बता रही है। अच्छा, ये वो टेक्निकल नॉलेज थी ना जो हमने मॉडलिंग की, टेक्निकल नॉलेज की बात की थी ऊपर। अब दूसरी है मैनेजरल नॉलेज। मैनेजरल नॉलेज में क्या है, लर्न द बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको सीखेंगे, उसकी बेसिक को। अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज विद अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, कैसे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को मैनेज किया जाता है। बी एबल टू कैप्चर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज को भी आप जो है वो काबिल हो गए उसको समझने के। मैनेज चेंजेस, चेंजेस कैसे मैनेज होंगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे करनी है ये देखेंगे। लर्न द बेसिक मेथडोलॉजीज। बेसिक मेथडोलॉजीज क्या है, दो हैं। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो कि नॉर्मली वाटरफॉल मॉडल वगैरह होते हैं, ये यूज होते हैं। दूसरे एजाइल मेथड्स हैं, ये हम इसका थोड़ा हम ओवरव्यू कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, ये चीज़ें शामिल हैं। अच्छा जी अगर कोई, ये एक बड़ा देखो इंटरेस्टिंग डायग्राम है, जो ऐसा सिस्टम जो विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाया गया है तो वो क्या होता है। देखो, रिक्वायरमेंट और फिर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर। रिक्वायरमेंट आती है और उससे वो कोड करके बंदा सॉफ्टवेयर बना देता है, ये उसकी शक्ल होती है। अब इस तरह से सर जो काम तो हो रहा सिस्टम है ना, बनते जी, काम तो हो ही जाता है ना सर। यही तो मसला है हमारा, काम तो हो जाता है मगर वो काम जो हुआ है उससे पीछे अभी जो इतना मैं आपको बैकग्राउंड बताता हुआ आया हूँ ना, तो वो सब कुछ नहीं होता उसमें। तो वो फिर चीज़ें बहुत शॉर्ट टाइम तक चलती हैं, या वो ऐसे कस्टमर को सेटिस्फाई कर देती हैं जिसकी बहुत लिमिटेड नीड होती है और वो अपना काम चला लेता है उससे। मगर जो एक जैसे इंसुलिन पंप इस तरह नहीं बना मतलब सकते। जो बेवकूफ होते हैं। नहीं, बेवकूफ नहीं है। देखो, ये तो एक दुनिया ऐसी चल रही है ना, हर एक अपने उससे मुताबिक काम को करता है और करवाता है। जिनको कहीं टेक्निकल के नॉलेज लोगों नहीं को होती सर, जी, टेक्निकल नॉलेज है जिनको इसमें, टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज नॉलेज। ना हो, नहीं नहीं, जिनको टेक्निकल नॉलेज ना हो उसको हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर सबमिट कर सकते हैं, वो उसकी कोई और रिक्वायरमेंट नहीं होती। नहीं, टेक्निकल नॉलेज का मसला नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हो, इतना हो सकता है कि वहाँ शायद कोई कोई स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोकल मेड सॉफ्टवेयर ले लेती हैं, लेके चलाती हैं। जब तक उनका बिजनेस ऐसे ही चल रहा होता है, वो चल रहा होता है, सिस्टम भी ऐसी, वो घर वाला काम या एक बंदे की फैक्ट्री वाला काम है वो चला रहा है। अब जब वो ग्रो करता है, किसी लेवल पे आता है तो अब उसका इंटरेक्शन होना शुरू होता है बाहर की दुनिया से। अब वहाँ की दुनिया की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनको वो चीज़ें चाहिए होती हैं। अब वो कहता है यार मेरे सिस्टम में तो ये नहीं है, अब वो उसको जनरेट कराना पड़ता है। अब वो लोग आके उसमें जो है वो चेपियाँ लगाना शुरू करते हैं बीच में, वही जो डेवलपर जिसने उसको बनाया था वो कर करके देता रहता है। एक वक्त आता है कि वो ये बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट बता रहा हूँ, एक वक्त आता है वो बोलता है कट ऑफ, नहीं ये मेरा से नहीं चल सकता। फिर कहता है यार मैं मार्केट में प्रोडक्ट कौन सी, यार माइक्रोसॉफ्ट का फलां सिस्टम है वो चलेगा, और ठक करके वो रिक्वायरमेंट होगी और उसको मैं जो मेरा इंटरनेशनल जो भी मेरा प्रिंसिपल है, या मेरे पास यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स पे चल रही है पाकिस्तान में, उसकी मैं रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगा और मैं उसके जरिए सारी चीज़ें जनरेट करके उसको दे दूंगा। तो वो क्या करता है, जाके माइक्रोसॉफ्ट का वो ERP या वो कंपोनेंट्स लगा लेता है। या अगर वो थोड़ी मीडियम लेवल की बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वो कहता है यार SAP ले लो, अकाउंटिंग सिस्टम उसका ले लो, HR उसका ले लो, सप्लाई चेन उसका ले लो, ये तीन हम SAP के ले लेंगे। फिर हमारा जो है पूरी हम अपनी जो मैनेजमेंट है अपनी बिजनेस की वो इन तीनों मॉड्यूल के थ्रू करेंगे और इससे हमारी चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो अब वो वहाँ क्यों गया, देखो इसलिए गया कि वो प्रोडक्ट जो बनी है और या वो चीज़ें जो बनी हैं वो उन तमाम स्टैंडर्ड्स और उन तमाम चीज़ों को फॉलो, अब वो क्या है, उसके फीचर क्या है, वो रिलायबल है, वो
जो है उसका विजन भी बड़ा है, उसमें जो भी बिजनेस प्रोसेस की नीड है वो सब इम्प्लीमेंट हुई हुई है। अब यहाँ का जो डेवलपर है जिसने अपने घर से एक फाइनेंशियल सिस्टम बना के दिया था और जो एक सैप का फाइनेंशियल मॉड्यूल है, दोनों में बहुत फर्क है। वो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा उसके मुकाबले में चेंज है, और उसमें जो फीचर है वो शायद बंदे ने नहीं कवर कर पाया होगा, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है, जैसे भी आपसे मैंने बात की, मैंने आपसे पूछा भाई इंसुलिन पंप बताओ कैसे बनाओगे, तो सबने ये कहा कि हमें नहीं पता हमें उसकी डोमेन या उसका कैसे होगा वो हमें नहीं अंदाजा। तो यही होता है हम डोमेन, अब वहाँ जो सिस्टम बन रहे हैं उधर पीछे डोमेन एक्सपर्ट में उन्होंने उस डोमेन के लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है, उनके साथ वो मिल के उनसे रिक्वायरमेंट लेके और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो उनकी अपनी प्रोसेस है वो भी सारे स्ट्रीमलाइन है। तो इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो अब ये चीज़ें इस तरह मैं भी देख रहा हूँ अपनी डेली इसमें जो हमारा कैरियर है उसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि हमारी मैनेजमेंट खुद बोल रही होती है यार तुम्हारा सिस्टम ये मीट कर पाएगा, तुम ये वाला लगवा लो यार वहाँ से ले लो। अब हमें फिर वो उसको मीट करना पड़ता है जाके, हमें वो चीज़ें कवर करनी पड़ती है। एक तो वो एक अलग है कि बिजनेस डोमेन में हम कुछ मिस कर रहे हैं, वो तो किया जा सकता है, मगर जो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है, वो तो हमें उसी तरह से हम हासिल कर सकते हैं कि हम वो प्रैक्टिसेस या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करें। तो ये वजह है कि हम इन चीज़ों को फोकस होते हैं। अभी आप जाहिर सी बात है स्टडी कर रहे हो, जब आप आओगे इंडस्ट्री में और जब आप चीज़ों को देखना करोगे या आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उसके सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना रहे होगे, तो वो फिर आपके लिए एक अलग सिनेरियो होगा। आप फिर जो है ना समझोगे कि वहाँ पे आपने कहाँ पे क्या मिसिंग है या कौन सी चीज़ें आपको कैसे करनी है। तो ये है, ठीक है, आज इसको यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग जो है मुझे बता दें कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ अगर आप पूछना चाह रहे हो अभी।